गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। मैं नारायण तिवारी आज लेके हाजिर हूँ क्लास 12th CBSE बोर्ड आरोह भाग 2 का काव्यखंड चैप्टर 3। चैप्टर का नाम है कविता के बहाने। कवि का नाम है कुंवर नारायण। सबसे पहले स्टूडेंट, हम आप सब कवि के जीवन परिचय के बारे में पढ़ेंगे। कवि कुंवर नारायण आधुनिक हिंदी कविता के सशक्त कवि माने जाते हैं। ये तीसरे शतक के प्रमुख कवि भी हैं। इनका जन्म 19 सितंबर 1927 को फैजाबाद उत्तर प्रदेश में हुआ। 19 सितंबर 1927 को फैजाबाद उत्तर प्रदेश में हुआ। इनकी प्रारंभिक शिक्षा घर पर ही हुई और विश्वविद्यालय स्तर की शिक्षा इन्होंने लखनऊ विश्वविद्यालय से पूरी की। इन्होंने बहुत से देश की यात्रा की है। कुंवर नारायण ने सन 1950 के आसपास ही अपने कविता के रचनाओं का कार्य शुरू किया। 1950 के आसपास इन्होंने चिंतापरक लेख, कहानियाँ, सिनेमा, अन्य कलाओं पर भी समीक्षाएं लिखी हैं। इसीलिए इन्हें अनेक पुरस्कारों से नवाजा गया है, जैसे कबीर सम्मान, व्यास सम्मान, लोहिया सम्मान, साहित्य अकादमी पुरस्कार, ज्ञानपीठ पुरस्कार तथा केरल का कुमारन आसान पुरस्कार आदि। इनकी प्रमुख रचनाएं हैं काव्य संग्रह है चक्रव्यूह, जो 1956 में प्रकाशित हुई। परिवेश हम तुम, अपने सामने कोई दूसरा नहीं, इन दिनों इनकी प्रमुख काव्य रचनाएं हैं। प्रबंध काव्य है आत्मजयी। कहानी संग्रह इनका है आकारों के आसपास। समीक्षा है आज और आज से पहले। सामान्य रचना जो इनकी है वह है मेरे साक्षात्कार। मेरे साक्षात्कार। कवि परिचय के बाद अब हम आप कविता के बारे में पढ़ेंगे। कविता का नाम है कविता के बहाने। कविता का नाम है कविता के बहाने। पहले हम आप कविता को ध्यान से पढ़ेंगे। कविता एक उड़ान है चिड़िया के बहाने। कविता की उड़ान भला चिड़िया क्या जाने, बाहर भीतर इस घर उस घर, कविता के पंख लगा उड़ने के माने, चिड़िया क्या जाने। कविता एक खिलना है फूलों के बहाने। कविता का खिलना भला फूल क्या जाने, बाहर भीतर इस घर उस घर, बिना मुरझाए महकने के माने, फूल क्या जाने। कविता एक खेल है बच्चों के बहाने। बाहर भीतर यह घर वह घर, सब घर एक कर देने के माने, बच्चा ही जाने। कविता की पहली पंक्ति है
कविता एक उड़ान है चिड़िया के बहाने, कविता की उड़ान भला चिड़िया क्या जाने, बाहर भीतर इस घर उस घर, कविता के पंख लगा उड़ने के माने, चिड़िया क्या जाने। प्रस्तुत काव्यांश में कवि ने अपनी कविता की यात्रा के बारे में बताया है। जो चिड़िया फूल से लेकर बच्चे तक की है। कवि का मानना है कि रचनात्मक ऊर्जा पर सीमा के बंधन लागू नहीं होते। कविता की व्याख्या करेंगे। कविता की व्याख्या है, कवि कहते हैं कि कविता कल्पना की उड़ान है। कविता कल्पना की उड़ान है, इसलिए इस कविता में वो चिड़िया का उदाहरण देते हैं। चिड़िया का उदाहरण देते हैं। साथ ही साथ चिड़िया की उड़ान के बारे में यह भी कहते हैं कि चिड़िया की उड़ान तो सीमित होती है। चिड़िया की उड़ान तो सीमित होती है, किंतु कविता की कल्पना का दायरा असीमित होता है। कविता का उड़ान असीमित होता है। चिड़िया घर के अंदर बाहर या चिड़िया घर के अंदर बाहर या एक घर से दूसरे घर तक उड़ती है। अर्थात चिड़िया का उड़ना तो सीमित तय है, परंतु कविता की उड़ान बहुत व्यापक है। कविता का उड़ान बहुत व्यापक है। कवि के भावों की कोई सीमा नहीं होती है। कवि के भावों की सीमा नहीं है। कविता घर घर की कहानी है। कविता घर घर की कहानी कहती है। कविता पंख लगाकर हर जगह उड़ सकती है। कविता पंख लगाकर हर जगह उड़ सकती है। उसकी उड़ान चिड़िया की उड़ान से कहीं आगे है। अर्थात कविता की उड़ान चिड़िया की उड़ान से अधिक है। बच्चों, एक शब्द में यदि हम इसकी व्याख्या करेंगे तो वह होगा, कविता एक उड़ान है चिड़िया के बहाने। अर्थात कवि कहते हैं, चिड़िया को उदाहरण देते हुए, कि जिस प्रकार चिड़िया उड़ती है कविता का भी उड़ान होता है, लेकिन चिड़िया के उड़ने की सीमा सीमित होता है, परंतु कविता के उड़ान की सीमा सीमित नहीं होती। चिड़िया एक घर से दूसरे घर तक उड़ सकती है, अपने घर से बाहर उड़ सकती है, फिर अपने घर में आ सकती है, परंतु कविता की उड़ान बहुत व्यापक होती है। कवि के भावों की कोई सीमा नहीं होती। कविता घर घर की कहानी है। कविता पंख लगाकर उड़ सकती है। उसकी उड़ान चिड़िया की उड़ान से कहीं अधिक है। इसकी उड़ान चिड़िया की उड़ान से कहीं अधिक है। बच्चों, इस जो ये पद्यांश है, इस पद्यांश का व्याख्या तो हमने आपको बताया ही, साथ ही साथ इस पद्यांश में जो प्रमुख विशेषताएं हैं वह यह है कि कविता में कवि ने अपार संभावनाओं को बताया है। सरल एवं सहज खड़ी बोली में सशक्त अभिव्यक्ति है। चिड़िया क्या जाने, इस पंक्ति में प्रश्नवाचक चिन्ह लगने के कारण यहाँ प्रश्न अलंकार है। कविता का मानवीकरण भी किया गया है, क्योंकि उड़ना, चलना, भावनाओं को रखना, ये सब मानवकृत कर्तव्य हैं। परंतु निर्जीव कविता में कवि ने मानव भावों को उड़ेल दिया है,
इसलिए यहाँ पर मानवीकरण है। कविता एक उड़ान भला पंक्ति में अनुप्रास अलंकार भी है। इसके बाद आपका जो नेक्स्ट पैराग्राफ है उसको हम आप पढ़ेंगे। नेक्स्ट पैराग्राफ आपका जो है वह है, कविता एक खिलना है फूलों के बहाने, कविता का खिलना भला फूल क्या जाने, बाहर भीतर इस घर उस घर बिना मुरझाए महकने के माने, फूल क्या जाने। कविता एक लेख खेल है बच्चों के बहाने, बाहर भीतर यह घर वह घर सब घर एक कर देने के माने, बच्चा ही जाने। पहले हम ये वाला पैराग्राफ देखेंगे। कविता एक खिलना है फूलों के बहाने। अब इस पैराग्राफ में कवि ने फूलों के साथ तुलना की है कविता की। कवि का मानना है कि कविता की रचना फूलों के बहाने से हो सकती है। फूलों को देखकर कवि का मन प्रफुल्लित हो उठता है। कवि के मन में कविता फूलों के भांति विकसित होती है। बच्चों, कई ऐसे कवि हुए हैं जिन्होंने पुष्प को लेकर के, फूल को लेकर के ही रचनाएं की हैं। उनमें से एक प्रमुख कविता जो मुझे याद है वह है फूल की पुष्प की अभिलाषा। आप सबने पढ़ी होगी वो कविता। थाल सजाकर किसे पूजने चले प्रातः ही मत वाले, कहाँ चले तुम राम नाम का पीताम्बर तन पर डाले, कहाँ चले झूमते मस्ती में तुम क्या पथ अपनाए फूल, कहाँ जलेगा दीप तुम्हारा कहाँ चढ़ेगा माला फूल, है ना। इसमें पुष्प अपनी अभिलाषा बताता है, अपनी इच्छा को व्यक्त करता है कि है बनमाली मुझे उस पथ पर फेंक देना जिस पथ पर अनेक वीर अपने मातृभूमि पर शीश चढ़ाने के लिए जा रहे हों। तो ये जो कविताएं हैं, प्रस्तुत कविताओं से हम देखते हैं कि कवि पुष्प को लेकर भी अपने कविताओं की रचना करते हैं। तो कवि इसलिए फूलों का भी सहारा लिया है। कवि कहते हैं कि कविता की रचना फूलों के बहाने हो सकती है। फूलों को देखकर कवि का मन प्रफुल्लित हो उठता है। उसके मन में कविता फूल की भांति विकसित होती है। फूल से कविता में रंग भाव आदि आते हैं, परंतु कविता के लिखने के बारे में फूल कुछ नहीं जानते। भला फूल क्या जाने, कविता का खिलना भला फूल क्या जाने। कविता की रचना के बारे में फूल को क्या पता है। फूल कुछ समय के लिए खिलते हैं, खुशबू फैलाते हैं, फिर मुरझा जाते हैं, अर्थात उनकी परिणति निश्चित होती है। उनकी परिणति निश्चित होती है। फूल घर के अंदर बाहर, एक घर से दूसरे घर अपनी सुगंध फैलाते हैं। घर के बाहर अंदर, एक घर से दूसरे घर अपना सुगंध फैलाते हैं, फिर मुरझा जाते हैं। लेकिन कविता बिना मुरझाए लंबे समय तक लोगों के मन में व्याप्त रहती है। इस बात को फूल नहीं समझ पाता है। इस बात को फूल नहीं समझ पाता है। भाई कोई कविता है, पता नहीं कब लिखी गई है, आज तक चल रहा है। तो कविताओं का मुरझाना नहीं होता, फूल का मुरझाना होता है। फूल की परिणति निश्चित होती है, लेकिन कविता की नहीं होती है। कवि इसलिए फूलों का उपमा देते हैं और फूल के बहाने कविता को लिखते हैं। और उनका मानना है कि फूल तो कुछ समय
खिलते हैं, सुगंध फैलाते हैं, इसके बाद स्वतः मुरझा जाते हैं, परंतु कविता मुरझाती नहीं है। कविता सदैव सुगंधित होती है, वह अनंत काल तक लोगों के दिलो दिमाग पर छाई होती है, वह कभी मुरझाती नहीं है, लोगों को अपनी सुगंध प्रदान करती है। इसके बाद कवि ने बच्चों के उपमा दे करके कविता को लिखा है। तीसरा पैराग्राफ जो आपकी कविता का है, उसको पढ़ाने से पहले दूसरे पैराग्राफ की कुछ विशेषताएं हम आपको बता दें। पहली विशेषता जो है वह यह है कि कविता व फूल की तुलना मनोरम है। कविता में सरल एवं सहज खड़ी बोली है, मुरझाए महकने में अनुप्रास अलंकार तथा फूल के आ जाने में क्वेश्चन मार्क लग जाने की वजह से प्रश्न अलंकार है, शांत रस है और मुक्तक छंद है। शांत रस है और मुक्तक छंद है। इसके बाद ये जो तीसरा पैराग्राफ है, जो आपका तीसरा पैराग्राफ है, कविता एक खेल है बच्चों के बहाने, बाहर भीतर यह घर वह घर सब घर एक कर देने के माने, बच्चा ही जाने, बच्चा ही जाने। इस पंक्तियों में कवि कविता को बच्चों के खेल के समान मानते हैं। कवि कविता को बच्चों को खेल के समान मानते हैं। जिस प्रकार बच्चे कहीं भी किसी भी तरीके से खेलने लगते हैं, उसी प्रकार कवि के लिए कविता शब्दों की क्रीड़ा है। शब्दों की क्रीड़ा है। यह बच्चों के खेल की तरह कहीं भी कभी भी तथा किसी भी स्थान पर प्रकट हो सकती है। वह किसी भी समय अपने भावों को व्यक्त कर सकती है। बच्चों के लिए सभी घर एक समान होते हैं। बच्चों के लिए सभी घर एक समान होते हैं। वे खेलने के समय अपने पराय में भेद नहीं करते। खेलने के समय अपने पराय में भेद नहीं करते। इसी तरह कवि अपने शब्दों से आंतरिक व बाहरी संसार के मनोभावों को रूप प्रदान करता है। इसी तरह कवि अपने शब्दों से आंतरिक व बाहरी संसार के मनोभावों को रूप प्रदान करता है। वह बच्चों की तरह बेपरवाह है। कविता पर कोई बंधन लागू नहीं होता। कवि क्या बच्चों के माध्यम से कविता को स्पष्ट किया है। कवि का मानना है कि जिस प्रकार बच्चे स्वच्छंद रूप से खेल खेलते हैं, बच्चे जाति धर्म संस्कृति समाज की विभिन्नता होते हुए भी एकजुट होकर खेलते हैं, उनके मन में किसी प्रकार की ईर्ष्या या भेदभाव नहीं होती है। कवि मानते हैं ठीक इसी प्रकार कविता में भी स्वच्छंदता होती है। कविता किसी एक धर्म विशेष के लिए, एक जाति विशेष के लिए नहीं होती है। रचना सर्वधर्म समभाव की दृष्टि से रचना होती है। इसके बाद कवि ये मानते हैं कि जिस प्रकार बच्चे सब घर को अपना मानते हैं, समान मानते हैं, भेदभाव नहीं रखते, उसी प्रकार कविता भी समान होती है, वह भेदभाव नहीं मानती। जिस प्रकार बच्चे बेपरवाह होते हैं, उन पर किसी प्रकार का बंधन लागू नहीं होता, कवि मानते हैं, उसी प्रकार कविता भी बेपरवाह है, उस पर किसी प्रकार का बंधन लागू नहीं होता। इसकी जो विशेषता है छात्रों, वह यह है कि कविता में रचनात्मक व्यापकता को प्रकट किया गया है। बच्चों व कवियों में समानता दिखाई गई है। बच्चा ही जाने पंक्ति से बाल मन की सरलता, बच्चा ही जाने पंक्ति से बाल मन की सरलता की अभिव्यक्ति है। मुक्तक छंद है। बच्चों के बहाने में बा और बा आवृत्ति के कारण यहाँ पर अनुप्रास अलंकार है। इस रचना में साहित्यिक खड़ी बोली है। छात्रों,
हमने पूरा प्रयास किया है कि आपको इस पाठ की व्याख्या स्पष्ट रूप से समझ में आए। फिर भी यदि कोई त्रुटि हो गई हो, तो आप कमेंट बॉक्स में जा कर के अपना सुझाव दे सकते हैं, या हमारे व्हाट्सएप नंबर 8953377738 इस पे जा कर के कमेंट करके हमारे द्वारा हुई त्रुटियों से हमें अवगत करा सकते हैं। आपका सुझाव हमारे लिए नितांत आवश्यक है। धन्यवाद।